हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूके पीएससी का जो 2016 वाला पेपर हुआ था उसको कंप्लीट देखेंगे। इससे पहले हमने 2022 वाला पेपर देखा था और ये लास्ट के समय में आप लोग टेस्ट सीरीज की तरह इसको समझ के लगाइए ताकि इसके आंसर भी आपको पता चल सकें और कैसे सवाल पूछे जाएंगे उस हिसाब से भी आपको पता चल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये वाले सारे क्वेश्चंस को कर लें, यानी कि मतलब मैं मुश्किल से आधे घंटे के वीडियो में आपको कंप्लीट 150 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जेम्स एंड्रयू रैमसे, ये हिस्ट्री से है, भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था आपको बताना है। तो ये जो था ये लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जेम्स एंड्रयू रैमजे डलहौजी का पूरा नाम था। ठीक, अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सबको पता वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी आपको पता है 1928 में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो इसमें जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, ये तीनों के तीनों काकोरी कांड से संबंधित थे, लेकिन जो सूर्यसेन थे ये बंगाल के, ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है खासी, क्योंकि आपको पता है खासी जो है वो मेघालय की प्राचीन प्रजाति है। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया ये सारी मेघालय की प्राचीन प्रजातियां। ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे कि खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। तो ये की थी बद्री दत्त पांडे ने। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। आपको अगर इंग्लिश वाला वर्जन देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, साइड में इसके इंग्लिश वाला वर्जन भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सिगौली की संधि कब हुई थी। आपको पता सिगौली की संधि ब्रिटिश इंडिया उस समय का और नेपाल के बीच हुई थी। तो सिगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। ठीक, अगला है चमौड़ी के रैड़ी नामक गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर परमार वंश के संस्थापक की बात करें तो वो था कनकपाल। अगला है निम्न में से कौन प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो प्राचीन वलित पर्वत नहीं है एंडीज पर्वत जो है। एंडीज पर्वत कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपके दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो मूल स्थल रूप इसमें है ज्वालामुखी शंकु। मूल स्थल रूप का मतलब है जो किसी प्रक्रिया से ना बना हो बल्कि मूल रूप में उसी में पाया गया हो। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत बनते हैं, मूढ़ानाग जलप्रपात भी बनता है, अपरदनात्मक जो क्रिया होती है वो भी बनती है, लेकिन मूल रूप में ज्वालामुखी शंकु होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तटीय अपरदन कहाँ किससे होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो तटीय अपरदन है वो लहरों से होता है, ये आप याद रखेंगे। धाराओं से, ज्वार भाटा से और सुनामी से इतना तटीय अपरदन नहीं होता जितना कि लहरों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन है। तो आप सबको पता है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल है। ठीक है, अगला है पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि जो है वो लगभग 40,000 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो प्रशांत महासागर से संबंधित धारा जो नहीं है वो है कनारी की धारा, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अगला है साफ्टा या दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, साफ्टा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो साफ्टा का गठन हुआ था 1993 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है मानक समय, क्योंकि इसको वैज्ञानिकों ने बाद में बनाया है। अगला है बादल किसके परिणाम है, ये आपको बताना है। तो जो बादल आपके होते हैं वो संघनन के परिणाम होते हैं। ठीक है, पानी के संघनन से बादल बनते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। ये उत्तराखंड के ताल दिए हैं और उनके जिलों को बताना है, तो इसमें कौन सा एक युग्म गलत है। ठीक है, तो इसमें अगर हम डोडी ताल की बात करें तो डोडी ताल में
डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में पाया जाता है, ये एकदम सही है। देवरिया ताल टिहरी में नहीं पाया जाता है, इसलिए यही गलत होगा। बेनीताल चमोली में मिलता है और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वो टिहरी गढ़वाल जिले से में स्थित है, ठीक है। और इसी खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, वो नदी आपको बताना है कौन सी नदी है, ठीक है। अगला है पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी है, सॉरी पूर्वी धौलीगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, आपको ये बताना है। तो पूर्वी धौलीगंगा जो है वो काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। धौलीगंगा जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी, लेकिन अगर पूर्वी धौलीगंगा की बात करें तो वो काली की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के किस पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो वो किया गया है आपके राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, ठीक है। अगला है कलियासेड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कलिया क्षेत्र भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह को स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका सी नंबर वाला सही है कि पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें, सॉरी पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले केदारनाथ आता, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर और फिर अस्कोट आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ओके। नंदा देवी केदारनाथ के पूरब में पड़ती है, आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ दोआब दिए हैं और नदियाँ दी हैं, उनको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इनके अगर मिलान की बात करें तो जो बिष्ट दोआब है वो आपका बनता है ब्यास और सतलज के बीच। बारी दोआब जो है वो रावी और व्यास के बीच बनता है। जो रचना दोआब है, ठीक है, जो रचना दोआब है वो आपका बनता है रावी और चिनाब के बीच, और चाज दोआब बनता है चिनाब और झेलम के बीच, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र है वो माना जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता वाला है और ये एक प्रकार का संवेदनशील क्षेत्र भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपर्युक्त वर्णन करता है? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूछा है कि कोपेन ने इसको किस जलवायु क्षेत्र में रखा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कोपेन ने जो रखा है वो CWG में रखना है। आप लोग AWA CWG इन सबको याद कर लिया करिए, क्योंकि पूरा हिंदी में थोड़ा याद करना कठिन होता है। शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, इसी को CWG कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इसी CWG में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं और वो कहाँ से मतलब कौन सी नदी उस पहाड़ी से निकलती वो आपको मिलान करना है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है वो कावेरी नदी से निकलती है। वेरीनाग या श्रोता झरना झेलम नदी से ही निकलता है, ठीक है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और छोटा नागपुर के पठार से सुवर्णरेखा नदी निकलती है। तो ये सब आमने सामने ही मिलान करने वाले थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। आप सबको पता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता है सर्वाधिक सिंचाई पंजाब में होती है, तो पंजाब जो है सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है उसका नाम क्या है? तो वो है आपकी इनसैट। अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थान है, ठीक है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। मालाबार तट आपको पता है ये केरल वाला तट है और कोकण तट गुजरात वाला तट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो वो प्राप्त करता है आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना से जल ग्रहण नहीं करते, ठीक है। अगला है पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 164 में है, ये आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? आपको पता है लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीट हैं और राज्यसभा की 3 सीट हैं, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की विधानसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं। तो विधानसभा में अगर मनोनीत सदस्यों की बात करें तो उस समय ये 1 था, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो 0 हैं, क्योंकि भारत सरकार ने संसद में बिल ला करके अब जो है जो एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है आपकी विधानसभा में, हर राज्य की विधानसभा में, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, आप सबको पता है मशहूरी में है, जहां लबासना जिसको बोलते हैं, आईएएस वाले ट्रेनिंग करते हैं। अगला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आप सबको पता होगा श्री AP नवानी जी हैं। अगला है ये थे मतलब उस समय, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की महिला राज्यपाल की बात करें तो ये श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करनी है तो निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है, ठीक है। तो अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही आंसर होगा, क्योंकि ये सारी के सारी जो संस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को बेहतर करती हैं, और केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध ही संघवाद कहलाता है, मतलब मोटा मोटी अगर समझे तो इसलिए सभी सही हो जाएंगे। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 270 के तहत उस समय प्राप्त था, अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है, आप सबको पता ही होगा। अगला है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC को आरक्षण के तहत प्रावधान किए गए हैं। तो ये किए गए हैं आपके अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में OBC का आरक्षण, ठीक है। अगला है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 21 है, ठीक है, लाइफ वाला जो है तो 21 है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338A या का के तहत किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रण की मांग का संबंध जो है वो मुख्यतः जो है वो सुरक्षा परिषद जो है, जो P5 कंट्रीज हैं उनमें और देशों को जोड़ा जाए, इसी को संयुक्त राष्ट्र का प्रजातांत्रिकरण कहते हैं, ठीक है। अगला है भारतीय सार्क सम्मेलन, भारत सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम 1986 में आयोजित किया गया था, ठीक है, और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ढाका में। अगला है वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो अगर 1997 की बात करें तो यह आयोजित किया गया था क्योटो में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित क्या है, पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, और या फिर उपर्युक्त सभी। तो भारत में उपर्युक्त सभी है, भारत पहल नहीं करेगा परमाणु मतलब हमले में, एक तरफा प्रतिबंध भारत नहीं मानेगा दुनिया के, और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण भारत करेगा, ठीक है। अगला है सन 2001 में बिग शब्द को किसने गढ़ा था, बिग शब्द को। तो सन 2001 में अगर हम बिग शब्द की बात करें तो ये गढ़ा गया था जिम ओ नील की तरफ से, ठीक है, बिग शब्द को जिम ओ नील ने गढ़ा था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था। तो वो आप सबको पता है PV नरसिम्हा राव का चरण था, ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 53 नंबर कि वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था तो पूछ लिया गया था, ठीक है। तो उस समय जो है वो TMC को मान्यता मिल गई थी, तृणमूल कांग्रेस। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। तो ये रजनी कोठारी ने ऐसा वर्णन किया था, ये भी उस समय करंट में उनकी एक किताब आई थी, उसका वर्णन किया गया, मतलब वो सवाल पूछा था, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की बात करें अगर तो वो अशोक मेहता ने करी थी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें उल्लेख है। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्य नहीं है, ठीक है। लोक व्यवस्था का जो अनुच्छरण है, ठीक है, ये स्थानीय शासन का कार्य नहीं बल्कि राज्य सरकार का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
तो ये करता है आपका अनुच्छेद 243D, ये आप याद रखेंगे। जो SC और ST का आरक्षण है पंचायतों में, ये 243D के तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है वो प्रारंभ हुई थी आपके ग्रेट ब्रिटेन में, ये आपको याद रखना, ठीक है। राइट टू सर्विस जो है वो कहाँ शुरू हुई थी, वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसके सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई थी। उस समय करंट का सवाल था उत्तराखंड के बजट से रिलेटेड, तो उस समय आप लोग लेटेस्ट वाला बजट पढ़ के जाएंगे, ठीक है, 2024 वाला, क्योंकि अब उसमें जो भी ऐसा किया गया था वो पूछा जाएगा। तो सर्वाधिक धनराशि जो है वो आवंटित उस समय हुई थी आपके स्कूली शिक्षा को, ठीक। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना क्या है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टेहरी परियोजना है, ठीक है। टेहरी परियोजना आपको पता है भागीरथी और भिलांगना के संगम पे बनता है। और हमने ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती, तो भिलांगना नदी निकलती है, ठीक है। और ये टेहरी परियोजना न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड का हरेला पर्व किससे संबंधित है। तो उत्तराखंड का जो हरेला पर्व है वो पौधारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। तो उत्तराखंड का जौली ग्रांट जो एयरपोर्ट है वह सबसे ज़्यादा चलता है, ये देहरादून वाला है, ठीक है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ पर्यटनों में किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटन आए थे। तो पर्यटन पूछा था 2015 में, आप लेटेस्ट डाटा देख के जाएंगे कि लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आए थे, ठीक है। तो 2015 में अगर पर्यटन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग बद्रीनाथ गए थे, ठीक है। अब अगले आ गए हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है। तो वो उस समय चीन था, लेकिन वर्तमान में USA हो गया है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी 1999 से 2000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो न्यूनतम लिंगानुपात भारत में हरियाणा में था, ये आपको याद रखना था क्या मतलब अभी भी ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की समस्याओं में से एक क्या है। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर, गैर मौद्रीकरण उपभोग। तो अगर इसमें देखें तो जो गैर मौद्रीकरण उपभोग है, ठीक है, यानी कि बिना मुद्रा के जो उपभोग किया जाता है वो राष्ट्रीय आय की गणना में मतलब शामिल नहीं हो पाता है, ठीक है। बाकी अल्प रोजगार वगैरह तो शामिल हो जाता है, महंगाई भी शामिल हो जाती है, मुद्रास्फीति, बचत कितनी होती है वो भी शामिल होती है। लेकिन अगर आप गैर मौद्रीकृत उपभोग करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार तक डेटा ही नहीं पहुँचेगा, तो राष्ट्रीय आय की मतलब गणना कैसे की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन है। तो कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक आपको पता है नाबार्ड है, इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत कितना है। तो वो है 42%, ठीक है। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। तो वो प्राप्त करता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। सर्वाधिक एफडीआई भारत में सर्विस सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में उस समय में यानी कौन था, उर्जित पटेल थे, लेकिन वर्तमान में जो है आपके शक्तिकांत दास हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है मानव विकास सूचकांक में से किसका संयुक्त सूचकांक है, यानी मानव विकास सूचकांक में क्या क्या इसमें शामिल रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें आपके शामिल रहते हैं जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। बाकी निर्धनता शामिल नहीं होती है, जीडीपी नहीं शामिल होती, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी वगैरह शामिल नहीं होता है। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत में 1 हेक्टेयर से भी कम है सीमांत जोत का आकार, यानी कि लोगों के पास जो एवरेजन जितनी जोत है उसका आकार पूछा गया है। ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था, ठीक है। जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था तो उस वर्ष ये परिवर्तित हो गया था, तो ये 2010 में परिवर्तित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था, यानी कि उस समय क्या स्थान था। अभी आपको लेटेस्ट वाला देख के जाना, तो उस समय 8वां स्थान था, जाहिर सी बात अभी कम हुआ होगा। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है। पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, पेट्रोलियम का उत्पादन। तो ये आप सबको पता है, ये दोनों पर इनका नियंत्रण रहता है, कितना उत्पादन होना, उनकी कीमतें क्या रखनी, ये सब यही लोग डिसाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं, आयात शुल्क में कटौती,
आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र को इक्विटी विनिवेश। ठीक है, तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को इक्विटी विनिवेश जो है वो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? विश्व बैंक के कुल 189 सदस्य देश हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ठीक है, यानी कि ये है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये कौन प्रकाशित करता है? तो ये विश्व आर्थिक फोरम यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अगला है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके हापुड़ में। हापुड़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ है 2005 से। ये आपका जो ED जांच करती है ना, वो इसी एक्ट के तहत करती है। अगला है, ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रिप्स का जो पूरा नाम है वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, जीन क्या है आपको बताना है, जीन क्या है? तो जो जीन है वो DNA का एक भाग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है, थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होते हैं? तो थैलीसीमिया से जो आपका रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो नोरियो टॉनीगुची ने 1974 में किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में स्थित है। फिर है, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जो गैसें हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, अगला है, निकिल कैडमियम की बैटरी का प्रयोग किस में होता है? तो निकिल कैडमियम की बैटरी का जो प्रयोग है वो होता है कैलकुलेटर में भी, कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में भी, ट्रांजिस्टर में, उपयोग सभी में, ये सभी में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो नाभिकीय विखंडन से संबंधित कथन नहीं कि तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, क्योंकि तारों में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, अगला है, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में क्या होते हैं? तो दोनों में होते हैं प्लस और माइनस ग्लूकोज। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग जो है वो है आपकी ध्वनि तरंग, ये आपको याद रखना है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घट जाती है, आपको याद रखना, क्योंकि श्यानता का मतलब होता है कोई भी द्रव में गाढ़ापन कितना, जैसे ताप बढ़ेगा तो मेल्ट होकर पिघलने लगेगा, इधर उधर फैलेगा, तो यानी कि उसकी श्यानता घट जाएगी। ठीक है, अगला है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला आ गए हम 97 नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल ये पूछा है, तो ये होता है 24 घंटे, ये आपको याद रखना है। टेफ्लॉन सामान्यतः किसका नाम होता है? टेफ्लॉन का फुल फॉर्म पूछा है, तो टेफ्लॉन सामान्यतः किसका नाम होता है? वो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्न में लिखित में से जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं, यानी कि तांबा किससे मिलकर के बना, ये आपको बताना है। पीतल और कांसा से मिलकर के तांबा बनता है, ये आप याद रखेंगे। एक अर्धचालक में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? तो एक अर्धचालक में विद्युत चालन जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको पता है, रेड डाटा बुक जो है वो ICN प्रकाशित करता है। ठीक है, और ये कौन सा जानवर दुनिया में एक्सटिंक्ट है, कौन सा मतलब किसका क्या स्टेटस चल रहा है, उसके बारे में ये रेड डाटा बुक आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड में बाज बुरांश के पौधे की विशेषता बताना है आपको, क्या है? बाज बुरांश। बुरांश जो आपको पता है उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल भी है। ठीक है, तो सॉरी, राष्ट्रीय फूल नहीं, राष्ट्रीय पौधा है बुरांश, राष्ट्रीय फूल तो इसका ब्रह्म कमल है। ठीक है, तो इसमें जो आपका समशीतोष्ण वनों की विशेषता है यही बुरांश पौधे में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि समशीतोष्ण का मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, उपोष्ण वगैरह इसीलिए इसमें नहीं शामिल होंगे। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता रखरखाव जो है वो इन सीटू में नहीं आएगा, ना ही XC2 में आएगा। नहीं, राष्ट्रीय उद्यान ना, नेशनल पार्क। हाँ, नेशनल पार्क तो मतलब ये प्राकृतिक होते हैं, तो ये इन सीटू के तहत ही आएगा। इन सीटू में मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से जहाँ संरक्षण किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान तो प्राकृतिक रूप से होते हैं। हाँ, तो ये इन सीटू संरक्षण के द्वारा इसमें किया जाता है। ओके,
भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आप सबको पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसी को पहले हैली नेशनल पार्क जानते थे। 1957 में जिम कॉर्बेट हो गया था। तो ये भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है? समानांतर मतलब एक साथ दो फसल आप उगा सकते हैं। तो समानांतर फसल की अगर बात करें तो समानांतर फसल का उदाहरण है गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों एक ही साथ, मतलब इनका पकने का टाइम एक ही होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला है निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें जो आपका यूनिक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? तो वो होती है आपकी कैश स्मृति, जिसको कि कैश मेमोरी कहते हैं। अगला है टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अगला है प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है TCP/IP, ठीक है। अगला है /IP। निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती? तो वो नहीं होती हार्डवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ये डेट आप लोग रट लेंगे, 1 अगस्त 1949। अगला है महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो महाभारत में कुड़िंद नरेश जो है वो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो आप सबको पता है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। अगला है किंगरी विंगरी नीतिमाला क्या है? तो ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है। किंगरी विंगरी नीतिमाला ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन की चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं चिराग सेन, इसीलिए पूछा गया है। चिराग सेन का जो संबंध है वो है आपके बैडमिंटन से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन कि मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मौड़ मेला आयोजित होता है आपके पाली पचाऊ, जौनसार और रवाई वाले एरिया में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्री सुमन देव ने की थी, ठीक है। भारत के किस राज्य में न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है आपके तमिलनाडु में। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? तो दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? दीपा मलिक जो है वो गोला फेंक से संबंधित। बाकी ये जो क्वेश्चन है उस समय करंट में था, ठीक है। तो आपको वर्तमान में जो भी खिलाड़ी जो भी ये सब करंट में रह रहे हैं वो आपको याद रखना है, ओके। अगला है नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो नासा का जो अंतरिक्ष यान कैसिनी है ये भी करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये उस समय गया था आपके शनि के मिशन पर। फिर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1993 ईस्वी में, ठीक है। उसी टाइम पे आपके फर्स्ट जजेस, सेकेंड जजेस, थर्ड जजेस केसेस वगैरह आए थे, ठीक है। अगला है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल बिछाया गया है? तो ये आपके है चीन में, आपको याद रखना है। अगला है किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानवीय पदक 2015 से सम्मानित किया गया? तो ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन था। ये सम्मानित किया गया आपके अब्राहम वर्गीस को, ये उस समय किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये भी उस समय करंट में था और ये उस समय CRPF को प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये करंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप लोग इस साल का जो पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कैलाश यात्रा से, कैलाश मानसरोवर की यात्रा से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपके भारत, चीन और नेपाल से संबंधित, क्योंकि इन्हीं देशों का उससे संबंधित है। अगला है किस निजी बैंक के क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो वो किया है आपके ICICI बैंक ने। ये भी उस समय करंट में क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए या धन जुटा सकती हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मसाला बॉन्ड, ठीक। मसाला बॉन्ड विदेशों में जारी किया जाता है, भारतीय कंपनियां जारी करती हैं और वहाँ से धन उठाती हैं, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी राधिका मेनन। अगला है ये भी करंट में था उस समय, ठीक है। ये अब नहीं पूछा जाएगा। अब इसी टाइप से अगर वर्तमान में या एक साल में कुछ हुआ होगा तो वो पूछा जाएगा। अगला है 2017 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये उस समय आपके अबू धाबी के युवराज थे, ठीक है।
अबू धाबी के जो राज थे। और दो आपसे पूछा जाएगा 2024 में कौन आया था मुख्य, तो 2024 में जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, इजिप्ट या मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, वो आए थे, वो वाला आपको याद रखना है, ठीक है। बथुकम किस राज्य का पर्व है, तो बथुकम जो है वो तेलंगाना का पर्व है, ये आपको याद रखना है। बथुकम कहाँ का, तेलंगाना का पर्व है। अगला है एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा, ये भी उस समय आत्मकथा आई थी, करंट में थी। वर्तमान में जैसे कोई किताबें होती हैं, अभी जैसे इंडिया मैटर्स एक बुक है एस जयशंकर की, वो यूपीएससी के एग्जाम में पूछ ली गई, ठीक है। तो जो करंट में किताबें रहती वो पूछी जाती। तो एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है, तो ये आपकी आत्मकथा था सानिया मिर्जा की, उस समय आई थी। वर्ष 2014 में किसने प्राच्य भाषा का दर्जा प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया है आपकी उड़िया भाषा ने, उस समय करंट में थी। किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा है, ठीक है। और जैसा आपको पता है भारत ने कब अध्यक्षता करी, आपको बताना है भारत में कब अध्यक्षता करी, तो भारत में अध्यक्षता करी है G20 फोरम की अध्यक्षता 2023 में करी है, अभी पिछले साल, इसमें ऑप्शन में नहीं है, 22 की जगह 2023 होना चाहिए, ये सवाल गलत था, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अब हम आ गए हैं ये वाले सवाल पे आ गए हैं कि ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले, ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान निज ओ नील निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो निज ओ नील हमने ऊपर भी देखा था, एक बार आए थे चर्चा में, इन्होंने ब्रिक नाम दिया था, ये ब्रिटेन के विद्वान हैं निज ओ नील, ठीक है। इनका संबंध किससे है, तो ये एक अर्थशास्त्री हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो ये हैं आपके डॉक्टर CV रमन। अगला है वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है, तो वैदिक देवमंडल में युद्ध के देवता इंद्र माने जाते हैं, ठीक है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो आप सबको पता है मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, ठीक है। अगला है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है, तो यूनानी लेखक जस्टिन ने सैंड्रोकोटस किसको कहा है, तो वो कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था तक्षशिला, ठीक है। ये मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र कौन नहीं था, तो तक्षशिला नहीं था, पूर्व मध्यकाल में नहीं था, यानी कि बहुत ये प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई, तो ये अलाई दरवाजा में प्रयोग में लाई गई। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे, तो महबूब इलाही जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता था महबूब इलाही के नाम से, ठीक है। अगला देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह कौन सा सुल्तान था, यानी कि भू राजस्व जो था वो 50% कर दिया था बढ़ाकर, यानी कि जितनी आपकी फसल होगी उसका आधा आपको राजा को देना पड़ेगा, ऐसा किस सुल्तान ने किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है, तो शान फतेहपुर जो है वो कही जाती है जामा मस्जिद। अगला है तबकाते अकबरी किसने लिखी थी, तो तबकाते अकबरी लिखी थी निज़ामुद्दीन अहमद ने। अगला है किस सिख गुरु के सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था, तो खालसा में रूपांतरण जो हुआ था वो किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। खालसा मतलब इन्होंने अब एक आर्मी बना ली थी, सिखों को लड़ने वाली वो कौम बना दिया था। अगला है नीला जल वाटर ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, वो थी डी अल्मीडा की, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डी अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, तो वांडीवास के युद्ध में पराजित होने वाला था काउंट लीला, आपको याद रखना, ठीक है, काउंट लाली जो है वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था और ये था फ्रांस का सेनापति। अगला है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो वो किया था 1813 के चार्टर्ड एक्ट ने। अगला है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट 150 क्वेश्चन देख लिए हैं 2016 के पेपर के, और इससे पहले हमने जो है वो 2021 वाला पेपर भी देख लिया है, ठीक है। और इसी आप लोग मतलब प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर जरूर एग्जाम वाले एक दिन पहले या 2 दिन पहले या अभी भी आप लोग इसको 2-3 बार देख के जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए टेस्ट सीरीज का एक तरह से काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको मिस मत करिए, लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। इसके अलावा मैंने आपको यूके स्पेशल की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस ली है, और वो भी 5-5-6 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा की कोई क्लास नहीं है, तो जल्दी जल्दी उसको भी देख डालिए। हमने यूके स्पेशल की एक प्लेलिस्ट बना दी, उसी में ये
सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। प्रीवियस वाला जो एकदम लेटेस्ट पेपर था 2022 वाला, वो भी उसमें डाल दिया है। तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ, इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर वाले तो दोनों पेपर करा दिए हैं, अब मैं आपको यूके स्पेशल के जितने भी अभी तक PYQs पूछे गए हैं, और न सिर्फ यूके PCS में, बल्कि यूके के जितने भी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम हुए, चाहे यूके SSSC का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, या स्टेट लेवल भारत के लेवल में भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें यूके से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट कहीं पर पूछा गया है तो वो वाली टेस्ट सीरीज़ मैं आपको करा दूँ, ठीक है। तो अगर मैं वो आपको कराऊँ तो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, तभी मैं उसके आधार पे जल्दी से जल्दी आपको दे दूंगा 10 तारीख से पहले ही, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।